Hello students, so I'm again back with part 3 of chapter number 6, Life in the Sultanate Period. Student, I hope you all have seen part 1 and part 2. If not, do watch it. So student, till this paragraph we have completed everything in part 1 and part 2. We'll start part 3 with literature. So student, whatever literature available till that period, some of them were translations. सपोज करो कुछ लिटरेचर पहले संस्कृत में लिखा गया होगा, उसको बाद में हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया, हो सकता है अरेबिक में ट्रांसफ़र किया या पर्शिया में ट्रांसफ़र किया होगा। पैरेलली हम ये भी कर रहे थे कि पर्शियन जो लिटरेचर था उसको हिंदी, संस्कृत या अदर किसी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे थे, जैसे तमिल एंड तेलुगु। सो कुछ जो वर्क था, कुछ जो लिटरेचर था इस पीरियड का, वो था ट्रांसलेशंस। ठीक है, कुछ क्या था? ट्रांसलेशंस एज वेल एज ओरिजिनल वर्क, दोनों ही चीज़ें थी। कुछ ओरिजिनल वर्क भी हुआ इस टाइम में और बहुत सारा ट्रांसलेशन भी हुआ। मेनी संस्कृत वर्ड वर ट्रांसलेटेड इनटू रीजनल लैंग्वेजेस, संस्कृत वर्ड का ट्रांसलेशन हुआ रीजनल लैंग्वेजेस में, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया। और संस्कृत वर्ड को पर्शियन और अरेबिक में भी ट्रांसलेट किया गया। कुछ फेमस ओरिजिनल वर्क थे, जैसे अमीर खुसरो, इंक्लूड दैट अमीर खुसरो इन पर्शियन, श्रीनाथ हरविलचा इन तेलुगु। वैसे ये हरविलचम है, हरविलचम। श्रीनाथ की बुक हरविलचम किस लैंग्वेज में थी? तेलुगु में थी। अमीर खुसरो का जो वर्क था वो किस में था? पर्शियन लैंग्वेज में था। ठीक है, अगर हम कुछ फेमस ओरिजिनल वर्क की बात करें तो उसमें अमीर खुसरो ने किस लैंग्वेज में लिखा था बच्चा? पर्शियन में। श्रीनाथ ने किस लैंग्वेज में लिखा था? तेलुगु में, तेलुगु लैंग्वेज में लिखा था। और इनका जो फेमस वर्क है वो है हरविलचम, माँ और आना चाहिए था हरविलचा। ठीक है, मलिक महमूद जायसी का पद्मावत, जिसके ऊपर घूमर घूमर मूवी बनी थी, क्या पद्मावती है ना, वो अवधी में लिखा हुआ था। एंड द पोयम ऑफ विजयपथ इन मैथिली, विजयपथ इन मैथिली। ठीक है, फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, जरा ध्यान देना। अमीर खुसरो ने लिखा पर्शिया में, श्रीनाथ ने लिखा तेलुगु में, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा अवधी में, और विजयपथ लिखी गई मैथिली में। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत भी लिखा है, विजयपथ भी लिखा है, एक लिखा अवधी में, दूसरा लिखा मैथिली में। फिर श्रीनाथ ने लिखी है तेलुगु में, बुक का नाम है हरविलचा और हरिविलचम। अमीर खुसरो ने पर्शियन लैंग्वेज में काम किया है। पेंटिंग की अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट था आर्ट फॉर्म ड्यूरिंग मिडवल पीरियड। पेंटिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी मिडवल पीरियड में। जितनी भी पैलेसेस थे, टेम्पल्स थे, उनको डेकोरेट किया जाता था म्यूरल से। किंग्स एंड अदर रिच पीपल पैट्रोनाइज पेंटर्स, जो किंग होते थे और जो रिच पीपल होते थे वो पैट्रोनाइज करते थे पेंटर्स को, उन्हें फूड प्रोवाइड करते थे, उन्हें मनी प्रोवाइड करते थे, सो दैट दे कैन फोकस ऑन देयर पेंटिंग्स। तो उसको ही बोलते हैं पैट्रोनाइज करना। तो किंग भी पैट्रोनाइज करते थे पेंटर्स को और रिच पीपल भी। फ्रॉम द सल्तनेट पीरियड ऑनवर्ड पेंटिंग डिपेंडेंट एंटायरली ऑन रॉयल पैट्रोनेज। देखो, अगर आपकी बेसिक नीड पूरी हो पाएंगी तभी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो पाओगे, है ना। तो इसीलिए जितने भी किंग्स होते थे, अगर इनको लगता था भाई ये एक अच्छा पेंटर है, तो उसको पैट्रोनाइज कर देते थे। और जो पेंटिंग था वो एंटायरली डिपेंड करता था रॉयल पैट्रोनेज पे, कि कोई भैया आपको राजा वाजा अपने पास रख ले तो बहुत बढ़िया पेंटिंग आप बना पाएंगे। द आर्ट ऑफ पेंटिंग मिनिएचर बिगिन टू डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी पीरियड में मिनिएचर पेंटिंग आई। किंग्स एंड नॉबल्स एम्प्लॉयड आर्टिस्ट, जो राजा थे और जो नॉबल्स थे वो आर्टिस्ट को अपने पास काम पे रख लेते थे टू डेकोरेट एंड इलस्ट्रेट डेकोरेशन के लिए, बुक के इलस्ट्रेशन के लिए। जो कोर्ट पेंटर्स होते थे वो पोर्ट्रेट बनाते थे रूलर्स के। कोर्ट पेंटर्स का काम क्या था? रूलर्स का पोर्ट्रेट बनाना। अब हम म्यूज़िक की बात करें भाई, विद द कमिंग ऑफ टर्क्स म्यूजिक प्रॉस्पर। जैसे ही टर्क्स इंडिया में आए, हमारा जो इंडियन म्यूजिक था वो और प्रॉस्पर हो गया। देयर वाज अ फ्यूजन ऑफ पर्शियन, इंडियन म्यूजिक तो था ही था, उसमें फ्यूजन हुआ पर्शियन म्यूजिक का, अरेबिक का। ठीक है, और इससे नए स्टाइल ऑफ म्यूजिक का क्रिएशन हो गया। बिफोर वी वर हैविंग म्यूजिक इन इंडिया, बट नाउ टर्क्स आर देयर, पर्शियन आर देयर, अरेबिक आर देयर। तो जब इनका म्यूजिक हमारे इंडियन म्यूजिक के साथ मिला तो एक और अच्छा म्यूजिक रेडी हो गया, क्रिएट हो गया। नाउ सल्तनत पीरियड,
The Turks introduced new musical instruments such as रबाब एंड सारंगी. तो ये जो रबाब था और सारंगी था, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया बच्चा? टर्क्स ने इंट्रोड्यूस किया. अमीर खुसरो जो थे वो फेमस पोएट भी थे और म्यूजिशियन भी थे. उन्होंने कंबाइन किया पर्शियन एंड इंडियन मेलोडीज को. तो अमीर खुसरो जो एक बहुत बड़े पोएट भी थे, म्यूजिशियन भी थे, उन्होंने पर्शियन और इंडियन मेलोडीज को कंबाइन किया और बहुत सारी राग, राग मतलब राग है ना, बोलते ना वो वाली राग प्रोड्यूस की. ठीक है, मैं राग कैसे बताऊँ, मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं है, पर जो होता है ना वो. ही कंबाइंड पर्शियन एंड इंडियन मेलोडीज एंड प्रोड्यूस सेवरल न्यू राग्स. He also popularized a new form of music called कव्वाली. और वो कव्वाली जो होती है ना, किस मूवी में देखी हमने कव्वाली? वो जो सॉन्ग है ना बजरंगी भाईजान मूवी में, भर दो झोली मेरी आया है तेरे दर पे. वो लोग जब कहाँ उसको मुन्नी को छोड़ने के लिए जाते हैं, बस स्टैंड से उतर के किसी मस्जिद में जाते हैं ना, वहाँ पर होता है ये सॉन्ग, भर दो झोली मेरी आया है तेरे दर पे, ऐसे करके कुछ. वो कव्वाली का एग्जाम्पल है. और आप लोग देखना एक बार यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करना कव्वाली इन बजरंगी भाईजान, तो पता चल जाएगा कि कव्वाली क्या है. ही वॉज अ फ्रेंड एंड डिसिप्लाई ऑफ ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया. हु क्या नाम था इनका भाई? आपके अमीर खुसरो जो थे वो फ्रेंड थे और डिसिप्लाई स्टूडेंट भी थे ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया के. उन्होंने म्यूजिकल गैदरिंग में पार्ट लिया एट हिज खानकाह. ठीक है बात. तो चलो, ये फ्रेंड थे कौन? अमीर खुसरो किसके? निजामुद्दीन औलिया के. फिरोज शाह तुगलक वॉज अ पैट्रन ऑफ म्यूजिक. फिरोज शाह तुगलक भी म्यूजिक के पैट्रन थे. म्यूजिकल वर्क राग दर्पण वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग हिज रीन. और ये जो राग दर्पण है इसको ट्रांसलेट फिरोज शाह तुगलक की रीन में किया गया, क्योंकि ये बहुत बड़े पैट्रन थे म्यूजिक के. लहज़त सिकंदर शाही एक और वर्क था जिसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ म्यूजिक को यूज किया गया था. वो सिकंदर लोदी की रीन में लिखा गया है. सिकंदर लोदी जब रूल कर रहे थे तब क्या लिखा गया बच्चा? लहज़त सिकंदर शाही. ये जो डिफरेंट टाइप का म्यूजिक था ये किसकी रीन में लिखा गया? सिकंदर लोदी की रीन में लिखा गया था. राग दर्पण फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ट्रांसलेट हुआ. मोर टू नो सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है बच्चा, पहले हम इसको पढ़ेंगे. इल्तुतमिश ने गंधक की बावली बनवाई थी, है ना, टू टाइड ओवर द वाटर शॉर्टेज ख़त्म करने के लिए गंधक की बावली बनवाई थी इल्तुतमिश ने. ये पहला स्टेप वेल था, वो कुआं जिसमें सीढ़ियाँ हैं, और वो भी दिल्ली के ड्राई रीजन में. ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ अ लार्ज टैंक कॉल्ड हौज ए शमसी इन मेहरौली. हौज ए शमसी जो था उसका भी फाउंडेशन इल्तुतमिश ने ही रखा था. और पहला फर्स्ट स्टेप वेल भी किसने ही बनाया था, जिसका नाम था गंधक की बावली. किसने बनवाया था बच्चा? इल्तुतमिश ने. पहला स्टेप वेल जिसका नाम था गंधक की बावली, बनवाने वाले भी इल्तुतमिश थे. और हौज ए शमसी भी बनवाया किसने बच्चा? इल्तुतमिश ने. ठीक है, चलें आगे. हम म्यूजिक की बात कर रहे थे तो डिवोशनल म्यूजिक की बात करेंगे अब हम. भक्ति और सूफी सेंट्स पॉपुलराइज्ड ग्रुप सिंगिंग. जो भक्ति सेंट थे, सूफी सेंट थे, इन लोगों ने ग्रुप में सिंगिंग स्टार्ट की. जो सूफी थे वो ऑर्गेनाइज करते थे म्यूजिकल गैदरिंग इन विच बोथ कॉमनर्स एंड स्किल्ड म्यूजिशियन पार्टिसिपेटेड. आप कॉमनर हो तो भी आप आके गा सकते हो, आप अगर स्किल्ड म्यूजिशियन हो तो भी आप आके उसमें पार्ट ले सकते हो. जो भक्ति सेंट थे उन्होंने भी डिवोशनल म्यूजिक को स्प्रेड किया, अपने मैसेज को डिवोशनल म्यूजिक के थ्रू स्प्रेड किया. तो भाई कॉमनर्स और स्किल म्यूजिकल साथ में आके गा पाए, ऐसी म्यूजिकल गैदरिंग्स करवाते थे सूफी सेंट्स. जो भक्ति सेंट्स थे उन्होंने भी डिवोशनल म्यूजिक के थ्रू अपने मैसेज को स्प्रेड किया. चैतन्य महाप्रभु एंड मीराबाई एक्सप्रेस देयर भक्ति थ्रू डिवोशनल सॉन्ग. अब बेटा आप चैतन्य महाप्रभु की बात करो या मीराबाई की बात करो, दोनों ने ही भक्ति के थ्रू डिवोशनल सॉन्ग के थ्रू अपनी भक्ति को एक्सप्रेस किया. Mirabai and Chaitanya Mahaprabhu both used bhakti to devotional song to express their bhakti. मर्दाना डिसिप्लाई ऑफ गुरु नानक. गुरु नानक के एक डिसिप्लाई थे मर्दाना, जिन्होंने भी, हाँ मर्दाना ये कौन थे बच्चा? डिसिप्लाई थे. किसके डिसिप्लाई थे? गुरु नानक के. इन्होंने भी पॉपुलराइज किया डिवोशनल द रीजनल किंगडम्स.
जो रूलर थे स्टूडेंट जौनपुर के, ग्वालियर के, वो भी म्यूज़िक के बहुत बड़े पैट्रन थे, ग्रेट पैट्रन थे म्यूज़िक के। टू वर्क्स ऑन म्यूज़िक, गुनियाल उल मुनियास और संगीत चिरोमणि, ये जौनपुर में कंपाइल किए गए। 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, मैम पूछ सकती है विच म्यूज़िक कंपाइल्ड इन जौनपुर इन मिडवल पीरियड, तो क्या बोलोगे? घुनियाल उल मुनियास और संगीत शिरोमणि। फिर जो सुल्तान हुसैन शाह सारिकी थे, ये भी जौनपुर के थे, जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सारिकी, उनका भी ग्रेट इंटरेस्ट था म्यूज़िक में। ऐसे बिलीव किया जाता है कि उन्होंने बहुत सारे नए राग्स बनाए। He is believed to have created many new rags. राजा मानसिंह तोमर ऑफ ग्वालियर, राजा मानसिंह तोमर जो थे ग्वालियर के, वो भी म्यूज़िक को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने एक पूरी की पूरी बुक लिखी है म्यूज़िक के ऊपर, जिसका नाम है मान कौतूहल, क्यूरोसिटी ऑफ राजा मान, क्यूरोसिटीज ऑफ राजा मान, और हिंदी में मान कौतूहल। ये किसके ऊपर बुक है? म्यूज़िक के ऊपर। लिखने वाले कौन है? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ने बुक लिखी है म्यूज़िक के ऊपर, जिसका नाम उन्होंने दिया है मान कौतूहल, इंग्लिश में बोलेंगे उसे क्यूरोसिटीज ऑफ राजा मान। एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ म्यूज़िक कहाँ पर भी डेवलप हुआ बच्चों? कश्मीर में। ऑल्सो प्रपोज्ड इन गुजरात एंड मालवा। एक डिस्टिंक्टिव टाइप का म्यूज़िक डेवलप हुआ था कहाँ पर? किंगडम ऑफ कश्मीर में। म्यूज़िक कहाँ भी प्रॉस्पर हुआ बच्चा? प्रॉस्पर है, मैंने ना इसको प्रपोज्ड पढ़ा था। प्रॉस्पर मतलब फैलना, आगे की तरफ बढ़ना। गुजरात और मालवा में भी म्यूज़िक बहुत प्रॉस्पर किया, रिच हुआ, है ना। एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ म्यूज़िक आया कश्मीर किंगडम में। म्यूज़िक कहाँ कहाँ पर भी डेवलप हुआ? गुजरात और मालवा में भी। Thus the period of Delhi Sultanate witnessed the development of composite culture in India. अच्छा, दिल्ली सल्तनत पीरियड किस चीज़ को विटनेस करता है, किसकी गवाही देता है? कि इस पर्टिकुलर पीरियड में बहुत सारा कंपोजिट कल्चर इंडिया में डेवलप हुआ। दिस ट्रेंड वॉज रेप्लिकेटेड इन द रीजनल किंगडम दैट एमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो भी ट्रेंड दिल्ली सल्तनत का था, वो बाद में रीजनल किंगडम्स ने भी फॉलो किया, रेप्लिकेट किया। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.